नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 9 दिसंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। प्रश्नों को हल करने से पहले एक आवश्यक सूचना है कि बायजूस आईएएस नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहा है और इसकी जो परीक्षा की डेट है वह 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है 11 दिसंबर 2021 यानी सैटरडे को 6 पीएम तक रहेगा। तो इसमें इस परीक्षा में अगर आप भाग लेते हैं तो आपको करीब 90% तक स्कॉलरशिप दी जा सकेगी और जिससे कि आप अपना भविष्य बना सकेंगे। तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें आप लोग। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है, केन और बेतवा नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यमुना की सहायक नदियां हैं। तो क्या यह कथन सत्य है? तो यह एकदम सत्य है कथन। दूसरा है, केन बेतवा लिंक परियोजना नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना है जिसका उद्देश्य सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश में बेतवा से अधिशेष पानी को मध्य प्रदेश में केन नदी तक स्थानांतरित करना है। तो यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से पानी देना है, यहीं पर गलत हो जाता है। और तीसरा कथन है, केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर 1 और 3 होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मंजूरी। यहां पर आप देख सकते हैं यह बेतवा नदी है और यहां पर आप देख सकते हैं केन नदी है, दोनों मध्य प्रदेश से आ रही हैं। और यह जा करके देख रहे हैं ना, बांदा के समीप यमुना नदी से केन मिल जा रही है और यह बेतवा नदी भी जाकर के यमुना नदी से ही मिल जा रही है हमीरपुर के पास। तो यह सब बुंदेलखंड रीजन है। तो इस क्षेत्र के लिए केन बेतवा परियोजना को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल ने और इसके तहत करीब लागत जो है 44,605 करोड़ रुपए, जिसमें से 90% केंद्र सहायता करेगा और 5% उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वहन करेंगे। और इस परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी में दौधन बांध के निर्माण और दो नदियों को जोड़ने वाली नहर, लोअर ओरर परियोजना, कोटा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से पानी का हस्तांतरण भी शामिल है। और इस परियोजना से सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की उम्मीद है और इस परियोजना को 8 साल में पूरा करने का प्रस्ताव है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए यह अत्यधिक लाभकारी होगी। और इस परियोजना में मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिलों और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जिलों को भारी लाभ मिलेगा। और इस परियोजना से कृषि गतिविधियों में वृद्धि, रोजगार सृजन के कारण पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक समृद्धि में यह बढ़ावा देगी और खासकर यहां से जो लोग माइग्रेट हो जा रहे हैं उस पर भी कंट्रोल होगा। इसके पीछे कई बाधाएं भी थी। तो परियोजना को कहा जा रहा है कि आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को जलमग्न कर देगी और गिद्धों और गीदड़ों के आवास को प्रभावित करेगी। हालांकि विरोध के बाद 2016 में सर्वोच्च वन्य जीव नियामक राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई। थोड़ा सा केन और बेतवा के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर यह नदी आप देख सकते हैं, चंबल नदी भी है, यमुना नदी में ये सब जाके मिल रही, देख रहे हैं ना, बेतवा नदी है और ये केन नदी है। तो केन नदी यमुना की एक सहायक नदी है और इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से यह बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। तो यह मध्य प्रदेश के कटनी या सीमेंट यहाँ पर उद्योग स्थापित है और पन्ना में इससे कई धाराएं आकर जुड़ जाती हैं और फिर बांदा में उत्तर प्रदेश में इसका यमुना में, ये देख रहे हैं ना, बांदा है, यहाँ पर जाकर के मिल जाती है। इसी तरह से बेतवा नदी यह मध्य प्रदेश में
रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है और यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है और हमीरपुर के निकट यह यमुना में मिल जाती है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। भारतीय कानून के तहत निम्नलिखित में से किस उपकरण में अनिवार्य रूप से बीईई ऊर्जा रेटिंग लेबल होना चाहिए? यहां पर आपको यह जानना आवश्यक है कि बीईई ऊर्जा रेटिंग लेबल क्या होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता होते हैं कुछ सितारों के साथ अपने उत्पादों पर एक लेबल लगाता है। जैसे रेटिंग होता है ना, 5 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, इस तरह से जानकारी उसमें दी होती है। तो कुछ उत्पादों को बड़े स्टार के साथ इसमें लेबल किया जाता है और इसको जारी कौन करता है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जिसे बीईई कहते हैं। तो बीईई यह एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। इसे 1 मार्च 2002 को भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित किया गया था। बीईई ऊर्जा रेटिंग करीब 26 उपकरणों को रेटिंग प्रदान करता है, जैसे रूम एयर कंडीशनर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप, रूम एयर कंडीशनर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गीजर, वेरिएबल कैपेसिटी इन्वर्टर एयर कंडीशनर, एलईडी लैम्प। तो यहां पर देखिए प्रश्न क्या क्या दिया है। रंगीन टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गीजर, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट, रूम एयर कंडीशनर। तो यहां पर आप देख रहे हैं ना कि ये सब की मैंने चर्चा की। तो 26 अप्लायंसेज ऐसे हैं जिन पर बीईई रेटिंग देता है। तो यानी यहां उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो इससे संबंधित पीआईबी में खबर आई हुई है। बिजली मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का जश्न शुरू किया है। तो बीईई राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार आयोजित कर रहा है। तो इस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 8 से 14 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मना रहा है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा समारोह में 3 प्रमुख गतिविधियां शामिल होंगी, अर्थात स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता, उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और नवीन ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार दिया जाएगा। तो यह इसमें इस पॉइंट्स हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में पारित सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब यहां पर दिया है, इस विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक एआरटी क्लिनिक और बैंक को भारत के बैंकों और क्लिनिकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री के तहत पंजीकृत होना चाहिए। यह कथन एकदम सत्य है। पंजीकरण 5 साल के लिए वैध होगा और इसे अगले 5 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। तो यह भी कथन एकदम सत्य है। बैंक 21 से 55 वर्ष की आयु के पुरुषों से वीर्य प्राप्त कर सकता है और 23 से 35 वर्ष की आयु की महिलाओं से अंडाणु प्राप्त कर सकता है। यह भी कथन सत्य है। यह सब प्रावधान इसमें दिया गया है। महिला अपने जीवन में केवल एक बार अंडाणु दान कर सकती है और उससे 7 से अधिक अंडाणु नहीं निकाले जा सकते। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः ये चारों कथन सत्य है। आंसर डी होगा। तो इस तरह से यह भी द हिंदू में आई हुई खबर है। एआरटी और सरोगेसी पर विधेयक पारित हो गया है और इन प्रावधानों में मौद्रिक दंड और उल्लंघन के लिए जेल की शर्तें भी शामिल की गई हैं। तो राज्यसभा ने बुधवार को सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लिनिक और सरोगेसी को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए 2 विधेयक पारित किया। तो इस तरह से यह जो दोनों विधेयक क्या है कि लिंग चयन और सरोगेट माताओं के शोषण जैसे मुद्दों से संबंधित अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं और बिल में एआरटी सेवा से जुड़े सभी पक्षों को कानून के दायरे में लाने, यानी हम एआरटी क्लिनिक और एग स्पर्म बैंक का पंजीकरण अनिवार्य करने का इसमें प्रावधान है। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो 5 से 12 वर्ष तक की जेल और 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो सरोगेसी से संबंधित विधेयक का उद्देश्य है कि एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन करना और सरोगेसी की प्रथा और प्रक्रिया के नियमन के लिए उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति करना है। तो इस तरह से यह जो है रोकथाम में कार्य करेगा और इसमें प्रमुख प्रावधान बिल के हैं कि एक महिला एक बार ही ले सकेगी सरोगेसी का सहारा।
तलाकशुदा, समलैंगिक, अविवाहित और विधवा को नहीं मिलेगा सरोगेसी की सुविधा। तो शादी के 5 साल बाद ही कृत्रिम गर्भाधान का इस्तेमाल और 21 वर्ष से अधिक उम्र के बाद ही सरोगेसी की इजाजत। एआरटी सेवा में सभी पक्षों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया कि तलाकशुदा, समलैंगिक, अविवाहित और विधवाओं को क्यों यह सुविधा नहीं दी जा रही है, इससे उनके अधिकारों का हनन होगा। यह विपक्ष विरोध कर रहा था, लेकिन यह पारित हो चुका है। अब बढ़ते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत संस्करण है। कैशलेस भुगतान को तेज, आसान और सुचारू बनाने के लिए 24 घंटे उपलब्ध धन स्थानांतरण सेवा है। तो ये तो कथन सत्य है। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भी भाग लेने वाले बैंक में कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक हुड में विलय करने की शक्ति प्रदान करती है। ये भी कथन एकदम सत्य है, लेकिन यहां पर हमें जो नहीं है उसे ढूंढना है। आरबीआई ने 2014 में 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई लॉन्च किया था। यही होगा उत्तर, चूंकि इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। जबकि डी उत्तर भी उपयोगकर्ता को यूपीआई लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह भी कथन सत्य है। तो यह तीनों सत्य हैं। इसमें असत्य जो सत्य नहीं है वह है सी। तो अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो यह भी द हिंदू में आई हुई खबर है। फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई का विस्तार करेगा आरबीआई। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ट्रांजैक्शन का दायरा बढ़ाने के मकसद से फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित ट्रांजैक्शन उत्पाद पेश करने का प्रस्ताव किया है। और साथ ही केंद्रीय बैंक ने खुदरा निवेशकों द्वारा यूपीआई के उपयोग को प्रोत्साहन को खुदरा प्रत्यक्ष योजना और आईपीओ आवेदनों के जरिए लेन देन की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी प्रस्ताव किया है। आरबीआई ने दूरसंचार नियामक यानी ट्राई के अक्टूबर के आंकड़ों के अनुसार भारत में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 118 करोड़ है। इसमें 74 करोड़ लोग स्मार्टफोन जबकि शेष फीचर फोन प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के पास डिजिटल ट्रांजैक्शन उत्पादों तक सीमित पहुंच है। हालांकि फीचर फोन में भी एनयूयूपी यानी नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म है। यह मूल ट्रांजैक्शन सेवा प्राप्त करने का विकल्प है। तो आरबीआई ने कहा है कि वित्तीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को डिजिटल ट्रांजैक्शन की मुख्यधारा में लाना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से लेन देन की अगर मात्रा के आधार पर देखा जाए तो यूपीआई देश में सबसे बड़ा खुदरा ट्रांजैक्शन प्रणाली है। यानी 200 से कम में 50% लेन देन यह करता है। तो फीचर फोन में डिजिटल ट्रांजैक्शन सुविधा भी दी जा सकेगी, इसी पर विचार किया जा रहा है। तो इस तरह से यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यह 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को 2016 में एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। तो इसमें यह इसकी विशेषताएं हैं, इसे ध्यान रखेंगे। और यूपीआई का विचार भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे एनपीसीआई कहते हैं, द्वारा विकसित किया गया था और इसे भारतीय रिजर्व बैंक और आईबीए द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग पूर्व वर्ष में जो आया हुआ प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। यानी 2019 में आया हुआ है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य और व्यर्थ घोषित किया जा सकता है? तो इसमें देखिए अनुसूचियां, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अब इसमें कौन सी अनुसूची होगी? तीसरी, 5वीं, 9वीं और 12वीं। तो यहां पर अगर आप इन चारों, इवन आपको 12वां अनुसूची के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहली अनुसूची क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतनमान है सभी उच्च पदाधिकारियों के, उच्च संवैधानिक पदों के अधिकारियों का। और तीसरी में क्या है? शपथ है, तो यानी ये नहीं होगा। फिर चौथी में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन, जो कि चौथी दिया नहीं है। 5वीं में है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में विशेष उपबंध करता है। तो यहीं से ही पकड़ में आ जाता है। देखिए जनजातियों की बात की जा रही है, तो यह आंसर बी हो जाता है। 9वीं अनुसूची में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में इसे जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिकाओं का गठन, यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची।
और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 11वीं में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। 12वीं में क्या है? नगर पालिकाओं का गठन है और यह 1993 से लागू हुआ था। अधिनियम क्या था? 1992। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों का उद्देश्य जैसा कि कई निर्णयों में दृष्टिगोचर है, तो आदिवासी स्वायत्तता, उनकी संस्कृति और आर्थिक सशक्तिकरण को संरक्षित करना है। इसी के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची बनाई गई, जिसे संविधान के भीतर एक संविधान कहा गया। और 5वीं अनुसूची 10 राज्यों के आदिवासी इलाकों में लागू है और यह अनुसूची स्थानीय समुदायों को लघु वन उत्पाद, जल और खनिजों पर अधिकार सुनिश्चित करती है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। भारत में सिविल सेवक यानी आप लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका कुछ आज दिया गया है विस्तृत। इसमें जो है बताया गया है कि आईएएस अधिकारियों की औसत आयु पिछले 1950 के दशक में 23 से बढ़कर 27 हो गई है। तो यहाँ पर यही दे रहा है कि ए न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर इन कोवेटेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन 2020 was most likely a male in his late 20s with a background in STEM। STEM मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। परीक्षार्थी आप देखिए ज़्यादातर जो बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर किए, जो एमबीबीएस किए हुए हैं, वो लोग ज़्यादा सफल हो रहे हैं। तो इसमें यही आंकड़ा दिया गया है। जैसे पहला दिया गया है एवरेज एज का, तो इसमें यही बात की जा रही है कि एवरेज एज में आप देख सकते हैं चार्ट में यही दिखाया जा रहा है कि यह बढ़कर देख रहे हैं ना 27.4% हो गई है। पहले यह 23% थी, यानी अब ज्यादा उम्र के लोग आईएएस अधिकारी बन रहे हैं। और दूसरे में क्या है? रीजनल डोमिनेशन, यानी कह सकते हैं क्षेत्रीय वर्चस्व। तो उत्तर भारतीय यानी भारत में अब तक भर्ती हुई 1/4 से अधिक आईएएस अधिकारी उत्तर भारत के निवासी हैं। उसके बाद दक्षिण भारत के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर 1950 से लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं ना नॉर्थ और साउथ, ये दोनों सबसे ज़्यादा, दोनों को ही मिला दिया जाए तो करीब 55% हो जाते हैं। वेस्ट 8.39% से। तो इस तरह से यह आंकड़े दिए गए हैं। तो इसी तरह से कन्वर्जिंग गैप्स में भी यानी समय के साथ लिंग अंतर भी कम हो गया है। 2010 और 19 के बीच महिलाओं ने आईएएस का लेवल 27% यानी 27% हिस्सा मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया। यानी आप देखेंगे 1950 में इन द 1950s द शेयर ऑफ फीमेल देख रहे हैं ऑफिसर्स 2.7% कंपेयर टू 97.3% मेल ऑफिसर। यानी उस समय जो पुरुषों की जो संख्या थी 97.3% सक्सेस रेट था और मात्र 2.7%। लेकिन अब देखिए पुरुषों का धीरे धीरे घट रहा है, महिलाओं का बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी अब महिलाएं ज़्यादा चयनित होकर के आ रही हैं। इसी तरह से आप देखिए स्टीमिंग फ्रॉम स्टेम यानी कह सकते हैं स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो बैकग्राउंड के छात्र हैं वह ज़्यादा सफल हो रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कहा जा रहा है यही कि बैकग्राउंड बिटवीन 1951 एंड 2020, तो इन 2020 नियरली 80% ऑफ द रिक्रूट had STEM background compared to 1954 when their share was just 15.4%। सोचिए 50 के दशक में मात्र 15.4% था और यह अब बढ़ करके 80% हो गया है। यानी इस स्ट्रीम के लोग ज़्यादा आईएएस में सफल हो रहे हैं। तो यह जो है आंकड़े हैं यह भारतीय सिविल सेवक के। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का अंक भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।